स्केलेटन है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 3 फैटी एसिड्स होते हैं उसके अंदर, 3 फैटी एसिड्स होते हैं। 3 फैटी एसिड 1 ग्लाइकोल इज ट्राइग्लाइसराइड। इसके साथ कंपेयर करनी है बिकॉज हमारी एसटीडी बुक के अंदर एक पॉइंट नोटेड है कि ये फॉस्फोलिपिड्स जो है एसाइल ग्लाइकोल की तरह है। हाउ दे आर एसाइल लाइक द एसाइल ग्लाइकोल। तो ये उसके अंदर स्केलेटन अगेन जो है ग्लाइसरोल का स्केलेटन है। ग्लाइसरोल का स्केलेटन है जिसके अंदर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर जैसे 3 OH ग्रुप होते हैं, यू नो वेरी वेल ग्लाइसरोल के अंदर। जो कार्बन नंबर 1 है उसके साथ जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच होता है। फैटी एसिड होगा पर सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसी तरह से कार्बन नंबर 2 है उसके साथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड है पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। कार्बन नंबर 3 जो है उसके साथ जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक एनदर जो है ऑर्गेनिक एक नाइट्रोजनस बेस है जिसे कहते हैं कोलिन कहते हैं, वो भी इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कि ये जो है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, सच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन है कि जैसे ट्राइग्लाइसराइड की तरह ये किस तरह से है, वाई ट्राइग्लाइसराइड लाइक द ट्राइग्लाइसराइड, बिकॉज इधर देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 के साथ फैटी एसिड है, कार्बन नंबर 2 इधर भी फैटी एसिड है, इधर भी फैटी एसिड है। कार्बन नंबर 3 है जहाँ पे इसमें ट्राइग्लाइसराइड के अंदर फैटी एसिड है, इसकी जगह पे फॉस्फेट ग्रुप आ गया। कार्बन नंबर 3 के साथ वो फॉस्फेट ग्रुप आ गया, 3 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप के साथ अगेन जो है कोलिन मौजूद है। तो ये जो ऐसा मॉलिक्यूल होगा उसे हम कहेंगे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की एक बड़ी इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस आते हैं। क्या सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस है, यू नो वेरी वेल कि जितने भी सेल्स होते हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, किसी भी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी अगर कंस्टिट्यूशन देखी जाए, कंपोजिशन देखी जाए, तो मेन कंपोजिशन के अंदर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की 2 लेयर्स होते हैं, लिपिड बाई लेयर जिसे कहते हैं। एक्चुअली ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेन कंस्टिट्यूशन में शामिल है। मेन फैब्रिक, मेन कंस्टिट्यूशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन पार्ट है वो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं। हालांकि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं और भी थोड़ी सी कंपोजिशन होती है, पर मेन फैब्रिक जो होता है वो मेन जो आप कहेंगे फ्रेमवर्क है वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की 2 लेयर। तो इधर आप जैसे देखिए कि इनसाइड कोई भी लिक्विड एनवायरनमेंट होगा, आउटसाइड भी एक एनवायरनमेंट होगा। एक जैसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट है, और दूसरा एक इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट यहाँ पे भी कोई लिक्विड या वाटर होगा। इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट यू नो वेरी वेल प्रोटोप्लाज्म है जिसके अंदर वाटर होगा। तो इंट्रा हो या एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो, चाहे इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट हो या एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट हो, इंट्रा या एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट हो, कौन सा पार्ट जो इसकी तरफ आता है वो है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप जो है हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, और जो ये फॉस्फेट ग्रुप है दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक इन नेचर क्यों है, बिकॉज इट इज पोलर मॉलिक्यूल, पोलर इन नेचर है। हाइड्रोफिलिक इस वजह से है बिकॉज ये पोलर है, और पोलर होने की वजह से किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ कोई ना कोई बॉन्ड या अट्रैक्शन जरूर होगी। तो ये वाटर लविंग एंड है। हाइड्रोफिलिक इज द वाटर लविंग एंड, वाटर लविंग एंड है। हाइड्रोफिलिक इज वाटर लविंग एंड। और इसी तरह से अगर अंदर एक साइड आप देखें, दोनों तरफ से जो है फैटी एसिड के टेल्स हैं, दे रिपेल ईच अदर, रिपेल वाटर। तो ये जो है हाइड्रोफोबिक है बिकॉज ये नॉन पोलर है। हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर होने की वजह से ये वाटर हेटिंग है या वाटर रिपेलिंग एंड होता है। ये इस नेचर की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइड नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइडिटी है वो इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की वजह से होती है। जैसे आगे आप सेल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे
जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर भी आप नोट करेंगे यही सेम कि जो फॉस्फोलिपिड की जो टेल एंड की जो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल है दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, नॉन पोलर है, वाटर रिपेलिंग और वाटर हीटिंग है, वाटर रिपेलिंग है या वाटर हीटिंग एंड्स है, दे रिपेल ईच अदर, दे रिपेल वाटर मॉलिक्यूल। पर दूसरी तरफ से आप देखें एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो या इंट्रा सेल्यूलर एनवायरमेंट हो, इधर वाटर होगा, उसके साथ इनकी जो बॉन्डिंग या अटैचमेंट होती है हाइड्रोफिलिक के नेचर होने की वजह से ये फ्लूइड नेचर बरकरार होती है, नंबर 1। दूसरी पॉइंट जो है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से परमिएबिलिटी की प्रॉपर्टी मेंटेन होती है। परमिएबिलिटी जैसे यू नो वेरी वेल जो लिपोफिलिक सब्सटेंसेस होती है, लिपोफिलिक सब्सटेंसेस सेल के अंदर दाखिल हो सकती है, पर लिपोफिलिक क्योंकि ये खुद जो है इसके अंदर का मेन फैब्रिक जो है लिपिड मॉलिक्यूल का है, तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस आसानी से क्रॉस कर सकती है। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस सेल के अंदर या बाहर जा सकती है, पर लिपिड सॉल्युबल के अलावा अगर कोई प्रोटीन वगैरह की चीजें आती हैं या वाटर वगैरह होता है, वो जैसे अगर हाइड्रोफिलिक कोई होगी यकीनन, तो इसमें तो मेन फैब्रिक क्या है, मेन फैब्रिक तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। उनके लिए कुदरत ने देन क्या बनाए, यू नो वेरी वेल आयन चैनल बनाए, प्रोटीन के आयन चैनल बनाए जिनके जरिए मटेरियल की सिलेक्टेड मटेरियल की इन एंड आउट ऑफ द सेल होता रहता है फिनोमेना। तो ये जो फ्लूइड नेचर, नंबर 2 परमिएबिलिटी बिकॉज ऑफ बोथ आर ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों जो है पोलर नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से होती है। इसी तरह से एक और मजीद थोड़ी सी पॉइंट्स है इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के हवाले से, वो ये है कि जिस तरह से फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, जैसे अभी हमने नोट किया था कि उसके अंदर एक ग्लाइसरॉल जो है मेन स्केलेटन इसका है, स्केलेटन इस वजह से कह रहे हैं बिकॉज इसके साथ एक तरफ से कार्बन नंबर 1 पे जो है सेचुरेटेड फैटी एसिड अटैच होता है, कार्बन नंबर 2 पे जो है अनसेचुरेटेड एसिड अटैच होता है। तो ग्लाइसरॉल इसका जो मेन स्केलेटन हुआ, कार्बन नंबर जो 3 होता है उसके साथ जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, कार्बन नंबर 3 पे जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो ग्लाइसरॉल के जो है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, एक तरफ से फॉस्फेट ग्रुप भी ग्लाइसरॉल के साथ अटैच है, फैटी एसिड्स होते हैं वो भी जैसे ग्लाइसरॉल के साथ अटैच है, तो इस वजह से हम कहेंगे ग्लाइसरॉल इज स्केलेटन, इट सर्व एज ए स्केलेटन बिकॉज बोथ फॉस्फेट एज वेल एज फैटी एसिड बोथ आर अटैच टू द ग्लाइसरॉल। फॉस्फेट ग्रुप के साथ यू नो वेरी वेल एक नाइट्रोजिनस बेस होता है जिसका नेम है पोलीन, वो भी इसके साथ अटैच होता है। तो इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के 2 एंड्स बन जाते हैं, हमारी एसटीबी बुक के अंदर भी इसका डिस्कशन है। एक जैसे एंड होता है उसे कहते हैं हेड, कहते हैं हेड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हेड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होती है तो हम कहेंगे कि ये पोलर इन नेचर है। इसी तरह से जो दूसरा एंड है फैटी एसिड वाला एंड है, इस पार्ट को कहते हैं टेल कहते हैं, फैटी एसिड वाले एंड को हम कहेंगे टेल कहेंगे। और टेल जो यू नो वेरी वेल के नॉन पोलर है, और नॉन पोलर होने की वजह से भी इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो टेल एंड दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और इसी तरह से कल हमने जैसे पढ़ा था कि जिसके अंदर ऐसा बैंड है, बैंड कोई है, तो इसका मतलब है ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, यहाँ पे कोई ना कोई जो है डबल बॉन्ड होगा, इसकी वजह से बेंडिंग होती है। सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनके अंदर सबके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं होता, इस वजह से ये स्ट्रेट जो लाइन है कार्बन नंबर 1 के साथ सेचुरेटेड फैटी एसिड, कार्बन नंबर 2 के साथ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, कार्बन नंबर 3 के साथ ग्लाइसरॉल के कार्बन नंबर 3 OH ग्रुप उसका, उसके साथ जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच, और फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक पोलीन नाइट्रोजिनस बेस होता है वो अटैच होता है। तो ये पार्ट जो कहलाएंगे हेड, जिसके अंदर जो है फॉस्फेट ग्रुप और पोलीन, टेल एंड है उसके अंदर जो फैटी एसिड, हमारे एसटीबी बुक के अंदर ये जो मेंशन है। तो अब हम एसटीबी बुक के हवाले से चंद पॉइंट्स को देखते हैं, एसटीबी बुक के हवाले से फॉस्फोलिपिड के हवाले से, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। तो फॉस्फोलिपिड टाइप ऑफ लिपिड कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए जैसे ये बने, उसके अंदर है क्या, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल है, 2 फैटी एसिड है, एक कोलिन है और एक फॉस्फेट ग्रुप है।
ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाएंगे, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनाएंगे। 1 ग्लाइसरॉल, 2 फैटी एसिड, 1 कोलिन एंड 1 फास्फेट ग्रुप जो है। एंड फास्फोलिपिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट है। जितने भी सेल्स होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या ह्यूमन बींग का सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपको पता है सिलेक्टेड सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल जाती है। सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो मेन फैब्रिक है, आपको पता है कि मेन कंस्टिट्यूशन जो है वो फास्फोलिपिड की 2 लेयर्स की होती है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। कंपोजिशन ध्यान में रखेंगे, याद करेंगे, 1 ग्लाइसरॉल, 2 फैटी एसिड और उसके बाद जैसे 1 कोलिन एंड फास्फेट ग्रुप। जैसे इनकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है, अरेंजमेंट को हम देख सकते हैं कि जैसे सेचुरेटेड फैटी एसिड जो है कार्बन नंबर 1 के साथ, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कार्बन नंबर 2 के साथ आपका ग्लाइसरॉल, और इसी तरह से कार्बन नंबर 3 होगा उसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होगा, और फास्फेट ग्रुप के साथ जो है पोली नाइट्रोजिनस बेस अटैच होगा। इस तरह से जो है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनता है। ग्लाइसरॉल बैकबोन है, सेचुरेटेड फैटी एसिड बॉन्डेड टू कार्बन नंबर 1, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बॉन्डेड टू कार्बन नंबर 2, फास्फेट ग्रुप बॉन्डेड विद कार्बन नंबर 3, और इस कार्बन नंबर 3 फास्फेट ग्रुप है उसके साथ ये जो है नाइट्रोजिनस बेस पोलिन अटैच होता है। इस तरह से जो है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की जो कंपोजिशन होती है। मोरओवर हमने कंपोनेंट्स में भी पढ़ा है क्या क्या है कि जैसे एक ग्लाइसरॉल है, 2 फैटी एसिड है, एक फास्फेट है और एक पोलिन है। ये सारी चीजें फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये सारी चीजें फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो फास्फोलिपिड को ट्राइग्लाइसराइड के साथ कंपेयर किया गया है। फास्फोलिपिड को ट्राइग्लाइसराइड के साथ कंपेयर किया गया है या एसाइल ग्लाइसरॉल के साथ कंपेयर किया गया है। जैसे ग्लाइसरॉल है 3 OH ग्रुप होते हैं, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। हर एक जैसे OH ग्रुप कार्बन उसके साथ एक फैटी एसिड अटैच होता है, तो उसे हम लेंगे ट्राइग्लाइसराइड। कंपेयर किस तरह से किया जा सकता है, जैसे कार्बन नंबर 1 है उसके साथ भी फैटी एसिड है, कार्बन नंबर 2 है उसके साथ भी फैटी एसिड है, बट कार्बन नंबर 3 है उसके साथ फास्फेट ग्रुप के साथ पोलिन होता है। तो हम कहेंगे कंपेयर ले सकते हैं कि फास्फोलिपिड इज सिमिलर टू एसाइल ग्लाइसरॉल एक्सेप्ट दैट 1 फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय फास्फेट। कार्बन नंबर 3 है उस जगह पे जो फैटी एसिड होना था उस जगह पे क्या अटैच हुआ है, फास्फेट ग्रुप अटैच हुआ, और फास्फेट ग्रुप के साथ एक नाइट्रोजिनस बेस होता है, पोलिन अटैच होता है। तो इस तरह से जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल बन जाता है। बाय द वे फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज फॉर्म। और फर्दर हम देखेंगे 2 इसमें जैसे एंड है, 2 एंड्स है, एक टेल एंड है, टेल एंड के अंदर क्या है, फैटी एसिड है, और फैटी एसिड यू नो वेरी वेल के नॉन पोलर पार्ट है और वाटर रिपेलेंट है और हाइड्रोफोबिक है। दूसरा एंड कौन सा है, दूसरा एंड हेड एंड है। हेड एंड के अंदर वेरी क्लियर हमारे एसटीबी बुक के अंदर है कि फास्फेट एंड पोलिन है, फास्फेट एंड पोलिन है, ये पोलर पार्ट होते हैं। पोलर पार्ट होने की वजह से भी अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल एंड बिहेव एज अ वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक इन नेचर। इस वजह से ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। टेल एंड और हेड एंड को आप ध्यान में रखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स है। टेल एंड के अंदर फैटी एसिड्स है और हेड एंड के अंदर फास्फेट एंड पोलिन है। अकॉर्डिंग टू हमारे एसटीबी बुक हम इसको फॉलो करते हैं। इसी तरह से एक छोटी इलस्ट्रेशन है उसके जरिए भी हम देख सकते हैं कि फास्फेट ग्रुप और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पोलिन है, ये जो पोलर और हेड और हाइड्रोफिलिक है, और बाकी जिस तरह से ग्लाइसरॉल जो एंड है, ग्लाइसरॉल एंड है, और सारी जो फैटी एसिड का एंड है जो वो नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। इसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे फास्फोलिपिड की सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या होती है। यू नो वेरी वेल 2 ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई इम्परमिएबल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई परमिएबल नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल। सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टेड सब्सटेंसेस सेल के अंदर या बाहर जा सकती है, सिलेक्टेड, नॉट ऑल थिंग्स। सारी चीजें जो बाहर नहीं, सिलेक्टेड जो मटेरियल सेल के अंदर या बाहर आते हैं बिकॉज ऑफ इस फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के जरिए। एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट का मतलब ये मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सिलेक्टेड मटेरियल इन एंड आउट जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट
तो ये डिपेंड करता है किससे करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा पार्ट, जैसे फास्फोलिपिड, लिपोफिलिक या लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस अलाउ है उनको पास होने की, पर जैसे दूसरी सब्सटेंसेस है वो नहीं पास हो सकती, उनके लिए आयन चैनल होने चाहिए, अगर होंगे तो पास होंगे या बाहर आएंगे, अदरवाइज नहीं। इस वजह से हम कहेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेमी परमेबल है। प्रॉपर्टीज ऑफ द मेम्ब्रेन डिपेंड अपॉन द फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। जाहिर है कौन सी सब्सटेंसेस सेल के अंदर आनी है, बाहर आनी है। मोर ओवर एक और भी हेडिंग है, फ्लूइड नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिकॉज ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की वजह से होती है। उसके बाद एक एनदर कैटेगरी में आते हैं, वैक्सेस है। नंबर 3 टाइप है लिपिड का, दूसरा टाइप है जिसे हम कहते हैं वैक्सेस कहते हैं। नंबर 3 टाइप है वैक्सेस। वैक्सेस सिंपल है, 1 फैटी एसिड 1 ग्लाइकोल वैक्सेस, उससे हम कहेंगे वैक्सेस है। सिंपल लिपिड है, लिपिड के टाइप के अंदर जो सिंपल लिपिड की कैटेगरी है, अक्सर आपको पता है कि प्रोटेक्टिव पोर्स आर कवरिंग स्टेम हो, स्टाक हो, लीव्स हो, पेटल्स, फ्लावर, फ्रूट, स्किन इनके होता है। अगर एनिमल्स में देखा जाए तो स्किन पर एंड फेदर्स में पाया जाता है। जैसे अगर आप देखें कोई भी फ्रूट वगैरह होता है, उसको अगर हम जैसे पानी के अंदर डालें तो पानी डायरेक्टली इसके अंदर एंटर नहीं होगा, या इस फ्रूट का जो वाटर है वो एकदम एवापोरेट भी नहीं होता। क्यों? बिकॉज इसके बाहर जो है, यू नो वेरी वेल, क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है जो क्यूटिक का बना हुआ है, जैसे ना तो वाटर को इंटर होने देता है और ना ही वाटर को बाहर जाने देता है, उसकी अलाउ परमिशन इजाजत नहीं होती है बिकॉज ऑफ वैक्स की वजह से। तो प्लांट के अंदर जो वैक्स होता है कवरिंग पे होता है, जनरली लेयर को कहते हैं क्यूटिकल, केमिकली क्यूटिन वैक्स होता है। इसी तरह से एनिमल की स्किन होती है, फर है, फेदर्स है, उनके अंदर मौजूद है। वाटर रिपेलेंट है, वाटर हेटिंग है, नॉन पोलर इन नेचर है, यानी हाइड्रोफोबिक है, और केमिकली इनर्ट है। इनर्ट का मतलब है किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ इसका कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। आल्सो रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन सिंपली नहीं होता है, इनर्ट इन नेचर है। जैसे पुराने दौर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको सेव करने का एक तरीका होता था, डॉक्यूमेंट के बाहर जो है एक बी वैक्स उसके अंदर बंद कर देते थे, भले उसको आप पानी के अंदर फेंक दे, कोई उस राइटिंग पे कोई असर नहीं होता है। वाई? बिकॉज वैक्स इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वाटर रिपेलेंट, दूसरे कंपोनेंट के साथ इसका कोई भी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, हमारे बुक के अंदर इसको दिया गया है। एसिड है, और दूसरा जैसे आपको पता है ट्राइएकोनिटोल है, तो इसका जो है कॉम्बिनेशन है, उससे जो है एक बी वैक्स बनता है। फार्मूला वगैरह हमारे बुक के अंदर गिवन वगैरह नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बी वैक्स। इसी तरह से हमारे ईयर के अंदर भी एक वैक्सीन मटेरियल वैक्स मौजूद होता है, ईयर वैक्स कहते हैं। ये भी प्रोटेक्टिव इन नेचर है। जितनी भी नेचर ओपनिंग्स होती है उनके अंदर उनको पैथोजन को रोकने के लिए कोई ना कोई एक ऐसी जैसे अगर आप नॉस्ट्रल्स के अंदर देखें, एयर्स है, म्यूकस है, कोई पैथोजन की एंट्री नहीं होती है। दूसरी ओपनिंग नेचुरल ओपनिंग जैसे एक्सटर्नल ईयर्स के यहाँ ओपनिंग मौजूद है, तो इस तरह की एक वैक्स होता है, ईयर वैक्स कहते हैं, वो भी वैक्स है इस तरह से। तो ये बी वैक्स है, हनी बी वैक्स है। और फर्दर हम इस टीवी बुक की पॉइंट्स पे आते हैं। दो किस्म में वैक्स की, एक नेचुरल वैक्सेस है, जैसे बी वैक्स नेचुरल है, क्यूटिन वैक्स है, किधर होता है क्यूटिकल में, इसके क्यूटिकल जो प्लांट मटेरियल अभी हमने पढ़े हैं उनके अंदर जो है ये मौजूद होता है। मोर ओवर आपको याद होगा कि लीव्स के हवाले से हम पढ़ते हैं तो उधर आउटर लेयर बनाते हैं, इधर क्यूटिकल, और क्यूटिकल जो वैक्सी लेयर होने की वजह से लॉस ऑफ वाटर वेपर नहीं होता है, पर स्टोमेटा जो होते हैं आपको पता है उनके जरिए जैसे एवापोरेशन ऑफ वाटर होती है, गैस एक्सचेंज होती है। अदरवाइज यहाँ पे क्यूटिकल का लेयर जो होता है वो वाटर लॉस से रोकता है या बचाता है। दूसरी वैक्सीन की कैटेगरी है सिंथेटिक वैक्सीन, नेचुरल वैक्सीन, सिंथेटिक वैक्सीन। सिंथेटिक लफ्ज हमेशा कोई जो आर्टिफिशियल कोई प्रोसेस हो, केमिकल प्रोसेस हो, इंडस्ट्रीज के अंदर जिनको बनाया जाए, तो ऐसे वैक्सीन को कहेंगे सिंथेटिक वैक्सीन। तो जनरली दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड पॉलीथीन, पेट्रोलियम और पॉलीथीन से बनाया जाता है। अक्सर ये पॉलिशिंग मटेरियल में इस्तेमाल होता है, शू पॉलिश है या लेदर की आइटम्स है,
शाइनिंग जो जिनको दी जाती है, कार की सीट्स है, कवर्स है, उनके अंदर जैसे ये इस्तेमाल में होता है, ये सब जो है जैसे सिंथेटिक वैक्सेस होते हैं, बिकॉज दे आर वाटर रिपेलेंट है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे किसी भी सब्सटेंस की, तो ये सिंथेटिक वैक्सेस के तौर पर, या कॉस्मेटिक्स के अंदर कई कॉस्मेटिक्स होती है, उनके अंदर भी ऐसे सिंथेटिक वैक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, थोड़ी पुरानी हिस्ट्री भी बुक में भी मौजूद थी कि वैक्सेस आर कंसिडरेबल कमर्शियल इंपॉर्टेंस। कमर्शियल इंपॉर्टेंस का मतलब है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी वैक्सेस का एक इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज दी एक्ट एज अ सुपीरियर मशीन लुब्रिकेंट। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रीज जो ज्यादा लगी है, फैक्ट्रीज जो ज्यादा लगी है, तकरीबन 200-250 साल या 300 साल आते हैं, तब जो है ये इंडस्ट्रीज लगी, उससे पहले इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज लगी, उन मशीन को ऑपरेट करने के लिए या उन मशीन की जो है आप कहीं हेल्थ कहें, उसके लिए जरूरी होता था कि लुब्रिकेंट्स जैसे वो दिए जाए, बिकॉज मूवमेंट जहाँ पे होती है तो लुब्रिकेशन जरूरी होती है, अदरवाइज वो पार्ट्स घिस जाते थे। आजकल तो जैसे लुब्रिकेंट ऑयल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे गाड़ी के इंजन के अंदर जो लुब्रिकेंट ऑयल है, तो उन मशीन्स में लुब्रिकेंट्स के तौर पे ये वैक्सीन इस्तेमाल होते थे। कैसे? एक वेल थी जिसका नेम है स्पर्म वेल, एक वेल इज नॉट अ फिश, वेल मैमल, एक मैमल है जिसका नेम है स्पर्म वेल, उसको किल करके और उसमें जैसे ये जो ऑयल बनता था, उसका वैक्स बनता था, उसको जो है एज ए लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल किया। इतना बड़ा एनिमल, और उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते, इवन जो कैंडल्स बनाने में भी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उसके अंदर भी वैक्स था। लैंप ऑयल को भी बनाने में इस वेल का इससे किरदार था। मशीन लुब्रिकेंट सब इस स्पर्म वेल से बनाए थे। आजकल जैसे एक प्लांट है, जोजोबा प्लांट है, पुराना हिस्ट्री भी बुक जिसके पास है या जो पढ़ा है, जिन्होंने बॉक्स के अंदर एक पॉइंट मौजूद है, उनकी सीड्स के अंदर ये सेम ऐसा वैक्स मौजूद है। इवन इसकी वैक्स के अंदर एक एबिलिटी है, बायोफ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। इतना इंपॉर्टेंट जो है ये जोजोबा प्लांट होता है, डेजर्ट्स में पाया जाता है, उगाया जाता है। तो ये सारा काम हम जो जोजोबा प्लांट कर रहा है पहले, वरना अदरवाइज ये स्पर्म वेल जो है इसको फिल किया जाता था इस मकसद के लिए, आजकल नहीं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी पे अब हम आएंगे, चौथी और आखिरी कैटेगरी है लिपिड की, चौथी और आखिरी कैटेगरी टर्पेनोइड्स, चौथी और आखिरी कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड टर्पेनोइड्स। तो टर्पेनोइड्स लार्ज इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड है, जिसके अंदर बेसिक यूनिट जो है वो आइसोप्रीनोइड यूनिट C5H8 यूनिट है। C5H8 यूनिट को देगी आइसोप्रीनोइड यूनिट, C5H8 यूनिट। जैसे ये एक जनरल इलस्ट्रेशन है, C5H8 आइसोप्रीन भी कहते हैं, आइसोप्रीनोइड को आइसोप्रीन भी कहते हैं, सेम आइसोप्रीन और आइसोप्रीनोइड यूनिट। जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च हो, ग्लाइकोजन हो, सेल्यूलोज हो, उसके अंदर बेसिक यूनिट क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड ग्लूकोज होते हैं। तो इसी तरह से टर्पेनोइड्स वो होते हैं जिनके अंदर जो है ऐसा बेसिक यूनिट जो है आइसोप्रीनोइड यूनिट हो। आइसोप्रीनोइड यूनिट कितने, इधर आप नंबर ऐड कर दें, आइसोप्रीनोइड यूनिट कितने होने चाहिए, पर बेसिक यूनिट जितने भी टर्पेनोइड्स होंगे उनके अंदर जो है आइसोप्रीनोइड यूनिट C5H8 होगा। C5H8 की अरेंजमेंट आइसोप्रीनोइड यूनिट होगा। अब डिपेंड करता है कि ऐसे हाउ मेनी आइसोप्रीनोइड यूनिट्स आर देयर। ठीक है, तो एक जनरल आइसोप्रीनोइड यूनिट्स की डिस्क्रिप्शन है कि आइसोप्रीनोइड या टर्पेनोइड्स की जो है सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है। टर्पेनोइड की सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ये होती है, फॉर एग्जाम्पल, हालांकि ये सारे टाइप्स है, उनके अंदर भी ये आ ही जाएंगे, पढ़ेंगे वन बाय वन, पर दीज आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन एज ए कोलेस्ट्रॉल, पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, फ्रेग्रेंस खुशबुएं लाइक मेंथल वगैरह उनके अंदर जैसे यूज या इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ओवरऑल आगे जितने भी हम चार ये किस्म पढ़ेंगे उनके अंदर आ जाएंगे। सब टाइप्स हैं, टर्पेनोइड की सब टाइप है, जिसमें एक टर्पीन, स्टीरॉइड है, कैरोटीनोइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन, उसे पीजीबी कहते हैं या प्रोस्टाग्लैंडिन। ये हम इंटर क्लास के अंदर पढ़ा है, जिन्होंने फुल इंटर पढ़ा है आपको पता है हार्मोन की कैटेगरी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन को हम सीख चुके हैं। तो टर्पीन्स है, स्टीरॉइड्स है, कैरोटीनोइड्स है और प्रोस्टाग्लैंडिन इसकी सब टाइप है। टर्पेनोइड की कैटेगरीज है, सब टाइप है। तो वन बाय वन हम इनको सीखते हैं कि नंबर 1 कैटेगरी पे आते हैं, टर्पीन्स पे आते हैं। और यू नो वेरी वेल टर्पीन के हवाले से हमारी बुक के अंदर पॉइंट्स हैं
कि इनके अंदर आइसोप्रीनोइड यूनिट होगा, पर आगे ट्राइटरपीन और ट्राइटरपीन होंगे। ट्राइटरपीन होंगे तो उसके अंदर 4 आइसोप्रीनोइड यूनिट होंगे, ट्राइटरपीन होंगे तो उसके अंदर 6 आइसोप्रीनोइड यूनिट होंगे। ऐसे जिस तरह से हमने ओलिगो, डाई या पॉलीसेकेराइड के अंदर मोनोसेकेराइड यूनिट्स की हद या लिमिट थी, तो इसी तरह से जो है टर्पीन्स जो वो होते हैं जिनके अंदर ये ट्राई या ट्राई टर्पीन जो होते हैं वो ये टर्पीन्स की कैटेगरी कहलाते हैं, टर्पीन्स की कैटेगरी में आते हैं। टर्पीन्स की कैटेगरी डाई और ट्राई, डिस्क्रिप्शन इतनी ज्यादा नहीं है, पर डाई और ट्राई का मतलब होता है डाई में जैसे 4 आइसोप्रीनोइड यूनिट होते हैं, ट्राई टर्पीन के अंदर 6 आइसोप्रीनोइड यूनिट होते हैं। बुक में नहीं लिखा हुआ है। चंद एक पॉइंट है इस पैरा के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट और की पॉइंट, जैसे ये स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है, वोलेटाइल इन नेचर है। वोलेटाइल का मतलब होता है जैसे कोई परफ्यूम वगैरह की जो फ्रेग्रेंस होती है ढक्कन खुलने से जो उड़ जाती है, या पेट्रोलियम का जो अगर कोई कैन है, अगर आप जैसे उसका कवर या ढक्कन ओपन करते हैं तो उड़ जाता है। सिंपली या लेमेन्स लैंग्वेज में हम कहते हैं उड़ने वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें कहते हैं वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल इन नेचर, वी आर वोलेटाइल इन नेचर। और वोलेटाइल इन नेचर होने की वजह से ये फ्रेग्रेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, खुशबुएं जितनी भी है उनके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। जैसे परफ्यूम्स आपने देखे होंगे, परचेज किए होंगे, तो उसके अंदर आपने देखा होगा हर एक परफ्यूम की जो पैकिंग होती है उसके ऊपर किसी न किसी फ्लावर की तस्वीर होती है कि भाई ये इसमें जो है रोज जैसी खुशबू होगी, मोती जैसी खुशबू होगी, उसका एक पौधा या फ्लावर लगा होता है। तो यही रीजन है कि दे आर यूज इन परफ्यूम्स। कौन कौन से प्लांट्स में से जो कौन सा केमिकल निकलता है वो जरा इंपॉर्टेंट है। जैसे मायरसिन टर्पीन का नेम है, कहाँ से मिलता है? ऑयल ऑफ बे। ये एक प्लांट का नेम है, उसके ऑयल से मिलता है। बे ऑफ ऑयल, बे इज द नेम ऑफ प्लांट, उससे जो मायरसिन केमिकल निकलता है। ग्रेन ऑयल जैसे यू नो वेरी वेल, रोज जो प्लांट है, रोज प्लांट है, उस लिमोनिन ऑयल, लेमन प्लांट। मेंथल फ्रॉम पेपरमिंट ऑयल, पेपरमिंट भी एक प्लांट का नेम है। उर्दू में जिससे पुदीना जिसे कहते हैं, उसके ऑयल से जो है मेंथल बनता है। तो इस तरह से जो है फ्रेग्रेंस, कौन कौन सी फ्रेग्रेंस किस किस केमिकल से मिलती है, ये जरा टोकिन टाइप का सवाल है। टोकिन टाइप का मतलब है इन्हें आपने याद करना है। बाकी कोई लॉजिक तो नहीं है, हमारे पास कोई फैक्ट्री तो नहीं है, नहीं कोई हमारा कोई शॉप है आपको दिखाएंगे ये देखो ये ऐसी परफ्यूम, और आपको इंटीटेस्ट के हवाले से ये चीजें याद करनी है कि मायरसिन कहाँ से मिलता है, ग्रेन ऑयल कहाँ से, इस तरह से याद करना है। सो इसी तरह से एक और पॉइंट है कि सम कंपोनेंट्स किसके, टर्पीन्स के, वाइटामिन A1, A2 एंड क्लोरोफिल के भी होते हैं। वाइटामिन A1, A2 एंड क्लोरोफिल। इसी तरह से सिंथेसिस ऑफ रबर एंड लेटेक्स के अंदर भी पाए जाते हैं। क्या रबर एंड लेटेक्स ये खुद से कोई ये टर्पीन नहीं है। रबर एंड लेटेक्स तो आके पोली टर्पीन की कैटेगरी में आते हैं, दे आर नॉट जस्ट टर्पीन, पर इनकी सिंथेसिस के अंदर जो है, सिंथेसिस के अंदर जो है रबर और लेटेक्स के अंदर हमारे जहन में कंफ्यूजन है। आगे कैरोटीनॉइड जो मौजूद है उसके अंदर भी रबर लिखा हुआ है, तो क्या रबर जो कैरोटीनॉइड वो उस पोली टर्पीन में होगा या इस टर्पीन में होगा, ये सवाल है। तो इसमें वेरी क्लियर लिखा हुआ है फॉर द सिंथेसिस ऑफ रबर एंड लेटेक्स, सिंथेसिस उसके बनने के दौरान। जैसे अगर हम कहेंगे पॉलीसेकेराइड जो कोई भी है तो उसके अंदर मोनोसेकेराइड की यूनिट, तो इसी तरह से रबर या लेटेक्स जो होता है ये होता है पॉलीटर्पीन की कैटेगरी में होता है। मोर देन 8 जिसके अंदर आइसोप्रीनोइड यूनिट होते हैं वो पॉलीटर्पीन की कैटेगरी में आता है। 48 लीस्ट कार्बन उनके अंदर होते हैं, वो पॉलीटर्पीन की कैटेगरी में आता है। लेटेक्स किसे कहते हैं? लेटेक्स जैसे एक रबर ट्री होता है, रबर का एक ट्री होता है और उसके स्टेम को पंक्चर किया जाता है, कोई इधर जो है टब या वाट वगैरह रखा जाता है, उसके अंदर एक मिल्की जैसी एक लिक्विड आके जमा होती है। शुरू में वो लेटेक्स होता है और लेटेक्स के बाद देन वो रबर बनता है, लेटेक्स के बाद देन वो रबर बनता है और रबर की देन कई प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती है और हम यूज भी कर रहे होते हैं। तो ये सब जो है टर्पीन की कैटेगरी। इसके अंदर एक ट्रिक आप सीखेंगे कि इतनी पैरा तो आपसे याद नहीं होगी वर्ड बाय वर्ड, जैसे 4, 5, 6, 7 क्लास के बच्चे जो है ऐसे ही याद करते हैं। स्मॉल साइज आर वोलेटाइल इस तरह से याद होगा। की पॉइंट्स को आप देखें, वोलेटाइल, फ्रेग्रेंस, सर्टेन परफ्यूम, वाइटामिन A1, A2 और उसके बाद क्लोरोफिल और रबर और लेटेक्स। 4-5 की पॉइंट अंडरलाइन कर दें तो ये टर्पीन्स की कैटेगरी क्लियर हो जाएगी। याद करने का काम जरा ज्यादा है, एक थोड़ी सी पॉइंट जो है
हम सीखेंगे जरा प्रोस्टाग्लैंडिन की। टाइम कम है, प्रोस्टाग्लैंडिन थोड़ा सा, प्रोस्टाग्लैंडिन है नहीं, चलो स्टीरॉइड सीख लेते हैं। स्टीरॉइड को कल हम प्रोस्टाग्लैंडिन और रिमेनिंग पढ़ेंगे। स्टीरॉइड का एक स्केलेटन होता है। सबसे पहले एक स्टीरॉइड की स्केलेटन को आप ध्यान में रखें कि उसके अंदर टोटल 4 रिंग्स होती हैं। बिकॉज स्टीरॉइड के फर्दर काफी सारे टाइप्स है, जिसके अंदर ये सेक्स हार्मोन्स है, यू नो वेरी वेल, ईस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये सब स्टीरॉइड इन नेचर है, सेक्स हार्मोन है। तो उसके अंदर भी बेसिक स्केलेटन यही होगा। तो कोलेस्ट्रॉल है, विटामिन डी है, ये सब जो है स्टीरॉइड इन नेचर होते हैं। तो इनकी जो बेसिक स्केलेटन की स्ट्रक्चर होती है 4 रिंग्स, जिसके अंदर 3 रिंग्स जो होती है वो 6 मेंबर्ड होती है। 3 रिंग्स जो होती है वो 6 मेंबर्ड रिंग्स होती है। 6 मेंबर्ड रिंग्स होगी। एक रिंग ऐसी होगी वो एक रिंग ऐसी होगी जो 5 मेंबर्ड होगी। एक रिंग होगी वो 5 मेंबर्ड रिंग होगी। तो टोटल कार्बन का तादाद होगा वो 17 होगा। और कैसे कार्बन का तादाद 17 होगा, हम इन रिंग्स को बनाते हैं। बस आखिरी एडिंग रिंग्स बनाते हैं, कल हम मजे देखेंगे। वो 17 कार्बन का तादाद, जैसे रिंग नंबर 1 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है। तो कार्बन 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 कार्बन, ये 6 मेंबर्ड रिंग। दूसरी रिंग है वो भी 6 मेंबर्ड रिंग है। दूसरी रिंग है वो भी 6 मेंबर्ड रिंग है, कार्बन 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 कार्बन। तीसरी रिंग है वो भी जैसे 6 मेंबर्ड रिंग है। तीसरी रिंग है वो भी 6 मेंबर्ड रिंग है। तीसरी रिंग है वो भी 6 मेंबर्ड रिंग है, कार्बन 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 कार्बन। पर जो चौथी रिंग है वो 5 मेंबर्ड रिंग है। चौथी रिंग है वो 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, कार्बन कार्बन कार्बन। तो अगर हम देखें कि इसके अंदर कार्बन की तादाद कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये जो स्केलेटन होता है इसे हम कहते हैं स्टीरॉइड स्केलेटन। दिस स्केलेटन इज कॉल्ड स्टीरॉइड स्केलेटन, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेनी टाइम टेस्ट में भी आ चुका है। अगर हम 4 रिंग्स का नेम दे दें कि ये रिंग ए है, रिंग बी है, रिंग सी है और रिंग डी है, तो ए बी सी रिंग जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग है, और जो डी रिंग है वो 5 मेंबर्ड रिंग है। डी रिंग है वो 5 मेंबर्ड रिंग है। और इस स्टीरॉइड स्केलेटन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो आइटम होता है 17 होता है। फिर जो एक रेडिकल्स होते हैं, रेडिकल्स में डिफरेंस होता है। इस वजह से अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है कौन कौन से, जैसे विटामिन डी है या सेक्स हार्मोन्स है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इस रेडिकल की बुनियाद पे। रेडिकल की बुनियाद पे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अदरवाइज इनका जो मेन स्केलेटन है, स्टीरॉइड स्केलेटन है, वो सेम है, सिमिलर है। उनकी अरेंजमेंट ये होगी और 17 कार्बन होंगे। तो आखिर में जस्ट एग्जाम्पल भी आप नोट करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल इज प्रीकर्सर फॉर द सेक्स हार्मोन। कोलेस्ट्रॉल इज प्रीकर्सर फॉर सेक्स हार्मोन। इसका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल होगा तो देन जो है उसमें आगे सेक्स हार्मोन्स बनेंगे। एक लफ्ज है जब प्रीकर्सर है, उसको आप नोट करेंगे। बाकी तो बहुत ही आसान है, याद करने वाली चीजें हैं जिनको आप याद करेंगे। कल हम जैसे कैरोटीनॉइड और प्रोस्टाग्लैंडिन की हेडिंग होगी उसको